था। तो दिस वाज स्टार्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। कोई एक वॉलंटियर अगर मुझे बताना चाहे कि अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, यहाँ पे आरती कौर है, अमनदीप कौर, कोई बोलेगा कि अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? हरप्रीत कौर, जिया। सर आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया। ठीक है, सो बेसिकली अम्ब्रेला के बारे में तो सभी को पता होगा। अब अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस और जो उसके बायलॉज वगैरह हैं उन सभी को कवर करे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं अम्ब्रेला प्रोग्राम भारतमाला के अंदर, तो ये किस तरीके से काम करता है? अब यहाँ पे कुछ की फीचर्स लिखे होंगे, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन की फीचर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये भारतमाला जो ग्रुप है, ये वाला जो स्कीम है ये वाली, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो सड़क वगैरह बनाने का सारा जिम्मेवारी गवर्नमेंट के पास होगी। अब अम्ब्रेला क्योंकि प्रोग्राम है तो इसका मतलब यहाँ पे फीडर रोड्स बनेंगी। फीडर रोड्स कौन सी होती है? जो कि हाईवे को गांव के एरिया तक, रूरल एरिया तक, या और छोटे छोटे एरियाज होते हैं वहां को टच करती हैं, उन्हें बोलते हैं हम फीडर रोड्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरस्टेट कॉरिडोर्स। इंटरस्टेट कॉरिडोर्स हम सभी को पता है, जो कि हमारे नॉर्मल हाईवेज वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, जो कि हमें बॉर्डर एरियाज पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कारगिल हो गया, या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैकमोहन लाइन थी। तो ये सारी की सारी इंटरनेशनल रोड्स होती हैं। इसके बाद कुछ रोड्स होती हैं जो कि हमारे कोस्टल एरिया तक या फिर पोर्ट तक जाती है, बंदरगाह तक जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से गुजरात अपना कुछ सामान अपना सामान भेज रहे हैं, तो वहां पे एक पोर्ट रोड अलग से बनी होती है जो कि डायरेक्ट उस पोर्ट तक आपके सामान को पहुंचाती है, तो वो होती है पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स। और लास्ट में आती है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। ये वो वाले एक्सप्रेसवेज होते हैं जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होते हैं, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे कि जिनको बहुत ही ग्रीन एनर्जी के साथ जिनको डेवलप किया जाता है। ग्रीन एनर्जी के, हाँ जी, तो ये ग्रीन एनर्जी तो ये ग्रीन एनर्जी के थ्रू ये लोग अपना ये वाले जो एक्सप्रेस वे हैं ये शुरू किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम बेसिकली इन सभी फीचर्स को इकट्ठा करता है और अलग अलग एरियाज में जो रोड है उन सभी को डेवलप करने की कोशिश करता है। अब जो ये वाला प्रोग्राम था ये शुरू किया था 2017 में, जो फर्स्ट फेज था इसका वो किया था हमने शुरू 2017। ठीक है, बट ड्यू टू लैक ऑफ, आप कह सकते हो कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फंड्स वगैरह हो गया, उसकी वजह से 2012 तक हमने सोचा था कि हमारा ये प्रोग्राम मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि स्लो इम्प्लीमेंटेशन थी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बैरियर्स थे, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स थे, तो इन वजह से ये सारी जो रोड वगैरह है ये हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और अब जाके गवर्नमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये वाली चीज डिक्लेयर करी है राज्यसभा के अंदर कि बाय 2024, 31 मार्च 2024 को 50% ऑफ जो काम था फेज 1 का वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि ये वाली न्यूज में आ जाती है तो इस अपना कि 50% ऑफ द काम कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से भारतमाला परियोजना जो है वो एक स्कीम एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है पेपर के लिए डिस्कस करने के लिए। अब हमें देखना ये है कि एक तो हो गया हमारे पास भारतमाला परियोजना थी, अब उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव्स वगैरह हैं जो रूरल रोड को या फिर बाकी किसी भी तरह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें हमने आगे बहुत सारी ये वाली स्कीम्स लिखी हुई है। सबसे पहली आ जाती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स, रूरल एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है।
तो ये गांव की सड़कें, जितनी भी जो कच्चे रास्ते होते हैं, उन सभी को बनाने के काम आता है इस स्कीम को। और ये स्कीम शुरू किया था 2001 में। ये सारा कुछ मार्क कर रखा है अपनी पीडीएफ में, अगर आप चेक कर सकते हैं, जो आपको शेयर कर रखी है। ये वाली जो योजना है, इसको हमने क्या किया था, इस योजना के थ्रू हमने अनकनेक्टेड जितने भी एरियाज थे, जहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंची थी, कोई गांव का एरिया था, रूरल एरिया था, वहां तक हमने सड़कें बनाना शुरू किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशिएटिव नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन पाइपलाइंस। तो ये बेसिकली क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे नाम इसका बताता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली सड़क को डेवलप करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है या टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उसको वो अवेल कराता है गवर्नमेंट तक या फिर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स तक। और इससे हमें क्या मिलता है, बेसिकली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ताकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकें, अपने डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट क्यों हो पाएगा, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारी सड़कें, अगर हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर आपकी प्रोडक्शन चल रही है गुजरात में और आपकी मार्केट है आपकी दिल्ली में, तो गुजरात से दिल्ली तक अगर आपके पास एक्सप्रेस वे है, तो आपकी ईज ऑफ मूविंग इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपको कच्चे रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेट सड़क मिल जाएगी, हाईवे होगी, हाईवे बिल्कुल क्लीन हाईवे होगा, तो वहां पे पेट्रोल का खर्चा भी कम आएगा। तो इन मतलब कहीं ना कहीं वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी। ट्रैवलिंग कॉस्ट कम होने की वजह से जो प्रोडक्ट की वैल्यू है या फिर कॉस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। क्योंकि वो कम होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो वो चीज ज्यादा सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। और जब किसी चीज की सप्लाई और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कि हम जितना हो सके सड़कों को बनाने के लिए पाइपलाइन को इस्तेमाल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये सभी ने सुना ही होगा, आसपास के एरियाज में हमें देखने को मिलता है। दिल्ली से लेके कोलकाता तक भी, मतलब अलग अलग ही इन्होंने बेसिकली हाईवेज बना रखे हैं, और ये हाईवे बेसिकली 4 to 6 लेन वाले हाईवेज होते हैं। ठीक है। और ये हमारे इंडिया में मेनली 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कवर करते हैं। 4 कौन कौन सी हैं हमने हाईलाइट कर रखा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन 4 एरियाज को ये जो हाईवे है वो ज्वाइन करता है, और वो ज्वाइन इस तरीके से करता है कि एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन के आया है इसका। सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, उसके बाद राइट की तरफ जाएंगे, मतलब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कोलकाता, साउथ में जाएंगे चेन्नई, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है मुंबई, महाराष्ट्र, बाकी सारे सारे एरियाज। तो ये वाले एरियाज हैं, ये 4 ये हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिनको ये कवर करता है। और ये जिस तरीके से कवर करता है, ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल की शेप ले लेता है, 4 साइड्स ये बना देता है। इसलिए हम इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो चीज थोड़ी सी याद करने रखने की चीज है, वो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि इस बॉक्स में दे रखे हैं। 4 आर्म्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हल्का हल्का सा ये लेंथ आप याद रखिएगा कि कौन से हाईवे सबसे ज्यादा लंबा है, कौन सा छोटा है। तो बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह ये वाले क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आ सकते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्कीम आ रखी है गवर्नमेंट की, वो बेसिकली क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल एंड एसेट मोनेटाइजेशन। अब इसका क्या काम होता है, देखो ये चीज बहुत ही नॉर्मल सी चीज है हमारे यहाँ पे इंडिया में, कि जब भी हम सड़क बनाते हैं तो हम जो सरकार है वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। ठीक है। वो खुद तो सड़क नहीं बनाती, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाती है, उसे समझा देती है कि आपने इस तरीके से ये वाला सारा एरिया बनाना है और आपको इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। बट जैसे कि इस स्कीम के अंदर बोला गया था, भारतमाला के अंदर, कि ये स्कीम कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई थी, वो इसी वजह से कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंड का इशू था। कॉन्ट्रैक्टर के पास मॉडल चला गया,
उसके पास कॉन्ट्रैक्ट चला गया, बट उसके पास असेट नहीं था। असेट बेसिकली उसके पास फंड नहीं थे अपने आप अपना काम पूरा करने के लिए, तो फंड ना होने की वजह से काम वो डिले होता गया। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू करी है, जिसके अंदर है न्यू कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल एंड असेट मोनेटाइजेशन। इसमें आप लोग इसके आगे फर्दर पॉइंट्स देखेंगे तो वो बहुत क्लियरली समझाते हैं कि गवर्नमेंट ने उन कॉन्ट्रैक्टर को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीजों के अंदर रिलैक्सेशन देने की कोशिश करी है कि आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ ऑपरेट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ कोई भी चीज, तो उसके अंदर आपको हेल्प की जरूरत है, वो हम देंगे। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का मतलब क्या है कि पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म के अंदर कैश में पैसा जाया करता था, अब आज के टाइम के ऊपर कैश में नहीं, आपका ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह होना शुरू हो जाएगा, कुछ ऑनलाइन जाएगा, कुछ कैश जाएगा, क्योंकि लेबर की जो पेमेंट जाती है वो कैश में जाएगी। तो इस तरीके से हाइब्रिड मॉडल शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या था इनका? टोल, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको मोनेटाइज करने का हमने एक नया तरीका सोचा है कि गवर्नमेंट कि आप लोग यहाँ पे अपना टोल लगाइए, उस टोल को ऑपरेट करिए, और ऑपरेट करने के बाद जितना भी पैसा है वो आप लोग अपने पास ही रखिए, या फिर कई एरियाज में, कई टोल एरियाज में गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है और वो आगे उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को वापस प्रोवाइड कर देती है। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब देखो ये जो ट्रस्ट है ये बेसिकली क्या है, हम सभी ने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। एक बार जरा माइक ओपन करके बोलिए जरा कि शेयर मार्केट के बारे में हमने सुना सभी ने? यस सर। Yes, sir. तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ वहाँ पे आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के ट्रस्ट देखे होंगे, बेसिकली फंड देखे होंगे। कोई फंड होता है जो ग्रीन एनर्जी में डील करता है, कोई फंड होता है जो इक्विटी में डील करता है। उसी तरीके से अब नए तरह का ये फंड आना शुरू हुआ है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के अंदर डील करता है। तो यहाँ पे बेसिकली लोग अपना पैसा लगाते हैं कहाँ पे, कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली कंपनीज हैं उन सभी के शेयर्स के अंदर पैसा लगा के उनको ग्रो करते हैं, सो दैट हमें ज्यादा मोनेटाइजेशन, मतलब ज्यादा पैसा हमारे पास आए और हम सड़कों का काम और तेजी से कर सके। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट में आपको याद रखने की जरूरत ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क्स हैं, अगर वो सारे एरियाज को हम रूरल एरिया से लेके पोर्ट्स तक, हाईवे, सिटी, स्टेट्स, सभी को हम कवर कर लेते हैं, तो आज के टाइम पे 3.6% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करने की क्षमता है सिर्फ और सिर्फ रोड नेटवर्क के पास। ठीक है, एक बार दोबारा से इस बार इसको शुरू अपना रिवाइज कर ले फटाफट से। चलो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जो भारतमाला का जो फेज 1 प्रोजेक्ट था ये शुरू कब किया गया था? 2017। आगे आगे बताना क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, थोड़ा एक बार सम अप करो सारे बच्चे। क्या पॉइंट्स लिखे होंगे? 2017 में इसको स्टार्ट किया था। इसका 50% ऑफ द एरिया, 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कब खत्म हो गया था इसका? 31 मार्च 2024। 31 मार्च को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये वाला प्रोजेक्ट काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक किलोमीटर का रेडियस भी दिया हुआ है कि इतने किलोमीटर के अंदर ये वाला जो स्कीम है वो काम करती है, इतने किलोमीटर के एरियाज को डेवलप करती है। क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे? 100 किलोमीटर से लेके समथिंग कुछ लिखा होगा। ये देखिए 100 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर के बीच में जितने भी हाईवेज हैं ये बनाने की, हाँ, ये बनाने की विजन गवर्नमेंट ने रखी है। अच्छा, यहाँ पे एक मेन चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है? हम रोड के बारे में तो सारा कुछ देख ही रहे थे, रोड के साथ साथ एक और चीज जो आपको देखनी है वो ये है, एक गवर्नमेंट ने मिशन शुरू किया था, बेसिकली विजन शुरू कर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे विजन 2047। ठीक है, आप लोगों ने विजन 47 के बारे में तो सुना होगा सभी ने, कभी छोटा अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसका प्रचार करना शुरू किया था, विजन 2040।
हाँ जी, विजन 2047 ये गवर्नमेंट ने एक नया स्टार्ट किया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप करने की कोशिश कर रही है हर एक एरिया में। तो उसी एरिया के अंदर एक और हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने शुरू किया है, मिशन रखा है, वो है ये वाला, जिसके अंदर 100 से लेके 150 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर ये बनाना शुरू करेंगे, ताकि लोगों को इजी ऑफ कन्वीनियंस हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हाँ, कितना किलोमीटर एरिया कवर करेगा ये भारतमाला परियोजना वाला? ये एरिया कवर करेगा 34,800 किलोमीटर। कितना एरिया कवर करेगा ये? 34,800। रीजंस क्या थे हमारे पास कि ये फर्स्ट फेज अपना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था 2022 तक? Financial. Sir, lack of funds, No infrastructure. implementation and financial content. ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर जो अभी तक गवर्नमेंट ने इनकर किया है, मार्च 2024 तक जो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है, वो कितना है? वो है 4.59 lakh crore. 1.59 lakh. ठीक है। अब ये भारतमाला वाला जो प्रोजेक्ट है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। तो अम्ब्रेला का मतलब क्या हुआ? इसमें कौन कौन से एरियाज को या फिर फीचर्स को वो इंक्लूड कर रहे हैं स्कीम के अंदर? कौन से फीचर्स को इंक्लूड कर रहे हैं? Economic corridor. Economic corridors, interstate इकोनॉमिक, corridors. हाँ, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कौन से होते हैं? और कोई एग्जांपल? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वो होते हैं ऐसे कॉरिडोर जहाँ पे पैसेंजर फ्रेट वगैरह, या फिर जहाँ पे की फ्रेट वगैरह चलता है। ठीक है, फ्रेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे गुड्स वगैरह ट्रेवल होता है यहाँ से वहां, फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गुजरात, ये सारे के सारे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे ट्रक वगैरह नॉर्मली देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये 4 एंगल्स को कवर करता है रोड के अंदर। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, दूसरा ये कवर करता है इंटर स्टेट और फीडर रोड्स को। इसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था, क्या मतलब होता है इसका, इंटर स्टेट और फीडर कॉरिडोर्स का? हाँ जी, हाँ जी। इंटर स्टेट कॉरिडोर का तो मतलब ये हो गया कि सर एक जो स्टेट से, दो स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं वो इंटरस्टेट हाँ, हो गए, और जो हाँ। सर हाईवेज को विलेजेस से कनेक्ट करते हैं वो फीडर रोड्स है। वो वाली फीडर रोड्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो अपना स्कीम है, वो दोनों कॉरिडोर्स को इकट्ठा कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी को भी इनहांस करता है। बॉर्डर रोड की किसी का एग्जांपल आपको याद है? कोई ऐसी यस बॉर्डर रोड सर। जो कभी सुनी हो आपने? सर एक अ, तो वो हाँ हाँ अपनी हाँ, वाघा बॉर्डर वाली सर वो होगी। एक तो बाघा बॉर्डर वाली होगी। एक जम्मू में कौन सी सड़क है जो बहुत ज्यादा फेमस है? वो कौन सा एरिया पड़ता है, कारगिल वाला, उसको क्या कहते हैं? वो लाइन ऑफ, Line of actual control. हाँ जी, लाइन ऑफ, Line of actual control. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो बेटा आपका चाइना के साथ है ना, LAC। और LOC वाला कौन सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला? वो आ जाता है आपके पास, वो भी बॉर्डर, दोनों के दोनों बॉर्डर एरियाज के अंदर ही लाई करेंगे। बस फर्क ये है कि एक आता है पाकिस्तान के साथ, एक आता है चाइना के साथ। ठीक है, यही यहीं पे हमारा एक मैकमोहन लाइन भी कही जाती है, वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड के अंदर आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया में मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद जो बाकी सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनमें एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस मिनिस्ट्री ने चलाई थी? अभी भी हमने डिस्कस किया है। मिनिस्ट्री ये ऑफ शुरू, रूरल Road and transport and highway. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड, पूरा बोला था आपने, रूरल डेवलपमेंट एंड, नहीं सर मैंने इतना ही बोला था। हाँ जी, मैंने इतना ही बोला था। इतना ही बोला था आपने। यस सर।
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू ये वाला जो हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो शुरू अपना गवर्न की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास NIP आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए गोल्डन कोऑर्डिनेटर आ गया। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन कौन सी हैं जिसको कनेक्ट करती है गोल्डन कोऑर्डिनेटर? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। सर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और मुंबई। मुंबई हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास असेट न्यू कॉन्ट्रैक्शन मॉडल, असेट मोनेटाइजेशन, ये वाला टॉपिक आ जाता है। इसके अंदर क्या करता है गवर्नमेंट ने, क्या किस पर्पस के लिए शुरू किया था इसे? ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसका पर्पस के लिए शुरू किया था? सबसे ज्यादा इशू कहाँ पे फेस हो रहा है भारतमाला के अंदर गवर्नमेंट को? सर फंड्स में। तो इस असेट मोनेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है? सर जो पैसे है, फंड्स है, वो ऑनलाइन ट्रांसफर मेजरली करने की कोशिश कर रही है। बहुत इजी सा सवाल था, सॉरी बहुत इजी सा कंसेप्ट था कि जो चीजें गवर्नमेंट को अभी तक जो गवर्नमेंट चीजों को फेस कर रही है उसी चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला मॉडल शुरू किया था, ठीक है। हमारी रोड नेटवर्क जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है GDP में? सर 3.6। ये वाला मैप एक बार आप अगर आप लोग लेना चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो। सर इसकी PDF भेज दो ग्रुप में। इसकी पीडीएफ आई है आपके लोगों के पास? मैप था उसमें? सर PDF नहीं आई हमारे पास। ये वाली पीडीएफ नहीं है, ये वाली? नो सर। नो सर। अच्छा चलो मैं बोल दूंगा एक सर बार PDF। पीडीएफ है बट उसमें ये वाला मैप नहीं है। हाँ जी, मैप नहीं है बीच में। पीडीएफ में ये वाला मैप नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी आपको ग्रुप में भिजवा देंगे, ठीक है। एक बार ही आप ऐसे बस अभी के टाइम पे ये वाला मैप एक बार चेक कर लो। गोल्डन कोऑर्डिनेटर जो 4 एरियाज को कनेक्ट करता है वो कौन सा है? सबसे पहले इधर आ गया दिल्ली, यहाँ पे आ गया कोलकाता, अब इसके नीचे कौन सा आएगा? चेन्नई। चेन्नई। और लास्ट कौन सा रह गया? मुंबई। मुंबई। मुंबई का कहाँ चला गया? यहाँ पे था नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया गोल्डन कोऑर्डिनेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सी प्लेन ऑपरेशन। अच्छा आप सभी ने एक स्कीम के बारे में तो सुना होगा, बहुत टाइम पहले चली थी, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। सुना है सभी ने? तो उड़े देश का जो आम नागरिक जो ये स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने क्या मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई बता सके अगर गवर्नमेंट का, कि क्या करना चाह रही थी गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू? आई थिंक उसमें जो आम जो है, जो मिडिल हाँ जी, क्लास है, वो भी, जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो भी ट्रैवल कर सके एयरप्लेन्स पे। आई थिंक इससे रिलेटेड था कुछ सर। वो भी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो बेसिकली उड़ान स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे ना कुछ की पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है? देखो जो ये उड़ान स्कीम है, गवर्नमेंट ने जो उड़ान स्कीम शुरू करी थी, अब इस उड़ान स्कीम के अंदर उड़े देश का आम नागरिक, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने की हैं वो एक बार जिस तरीके से मैं डायग्राम के अंदर ये फ्लो चार्ट बना रहा हूँ सेम उसी तरीके से इसको बना लेना। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि इंडिया आज के टाइम पे एक थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। इस चीज के आप साथ साथ नोट्स बनाते रहना, थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है इंडिया, ठीक है। अब क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है तो गवर्नमेंट का इस स्कीम के थ्रू एक कोशिश है कि हम हर स्मॉल और मीडियम सिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करें, स्मॉल एंड
मीडियम सिटी कनेक्टिविटी। उसके बाद अब इस कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन बिठानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरह की होती है। कौन कौन सी तरह की ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है इंडिया में, एक वो बताएंगे जरा सारे। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है इंडिया में अवेलेबल? Sir, land transport, air transport, water transport, and by road, railway transport. एंड बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें उड़े देश का आम नागरिक की बात चल रही है, तो आम नागरिक को कहाँ उड़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? वो कोशिश कर रही है एयरवेज के लिए, मतलब एविएशन सेक्टर की तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ पे उड़ान स्कीम की एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जरा उसको अंडरलाइन कर लो। वो ये है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि अगर आप 1 घंटे की जर्नी करते हो, 1 घंटे की अगर आप जर्नी करते हो किस तरह के एयरक्राफ्ट के साथ? फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। अगर आप फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ 1 घंटे की जर्नी करते हो और उसमें आप 500 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, 500 या 500 से कम किलोमीटर ट्रेवल करते हो, तो आपको कितना फेयर पड़ेगा? 2500। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जब अपनी स्कीम लॉन्च की थी तो गवर्नमेंट ने एक बात कही थी। हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ? तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो गवर्नमेंट ने एक बात बोली कि अगर हम आज के टाइम पे टैक्सी यूज करते हैं तो टैक्सी क्या करती है, आपसे 10 रुपीज पर किलोमीटर लेती है। बट उड़ान स्कीम के अंदर हम आपसे 5 रुपए पर किलोमीटर ले रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि उड़ान स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर की आम नागरिक भी उड़ने की आशा या फिर कामना कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की ये है कि यहाँ पे 2500 रुपए तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए, बट क्या 2500 रुपीज के अंदर एयरलाइन इंडस्ट्री अपना खर्चा निकाल पाएगी? क्या निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी? जरा आंसर दीजिए। नो सर। तो इस 2500 रुपीज को जस्टिफाई करने के लिए और एविएशन सेक्टर को इस चीज के अंदर आगे प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्राइस यही रखिए, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगी? PGF। इसका मतलब क्या होता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये लिख लो एक बारी। वायबिलिटी गैप दिख रहा है सभी को? यस सर। वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी। अब इस वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोगों का 50% जो खर्चा है वो लोग हम उठा लेंगे, लेकिन आप लोगों को प्राइस क्या रखना पड़ेगा? फिक्स 2500। ठीक है। और ये 50% अपर लिमिट है, वेरी करती रहेगी एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ। किसी को 20% मिलेगा, किसी को 50% मिलेगा, वो अलग अलग एजेंसी के साथ वेरी करती रहेगी। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि इस पर्टिकुलर सब्सिडी को गवर्न करता है? तो वो डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये वाला डिपार्टमेंट आपकी
बीजीएफ की जो भी फंडिंग है किस तरीके से कहाँ पे किया जाएगा वो सारा कुछ गवर्न करता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा उड़ान स्कीम। ठीक है जी, ये हमारे पास उड़ान स्कीम आ गई थी। लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्वेश्चन उठा था अभी हाल ही में, क्या आया है वो ये था कि हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस पास करी हैं सी प्लेन ऑपरेशंस के लिए। ये सी प्लेन ऑपरेशन कौन से होते हैं सभी लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने GTA वाई सिटी खेली है किसी बच्चे ने? यस सर। GTA वाई सिटी में कभी देखा होगा, वो एक सिनेमा हॉल होता है, वहां पे एक सी प्लेन रखा होता है, वो वाला मिशन sir. किया कभी? यस सर। सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने सी प्लेन ऑपरेशंस को थोड़ा और इजी बनाने के लिए अलग अलग नई तरह की कुछ गाइडलाइंस लॉन्च करी है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम लोगों को या फिर गवर्नमेंट को इस सी प्लेन को इनॉग्रेट करने की या फिर लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ रही थी जब हमारे पास एक उड़ान स्कीम इनिशियली चल रही। इस सी प्लेन की जरूरत हमें क्या थी? तो यहाँ पे देखो सी प्लेन की जरूरत हमें ये वाली है। सबसे पहले तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है अंडमान और निकोबार का। आज के टाइम पे हम सभी को पता है कि अंडमान और निकोबार एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन के ऊपर है। अच्छा सभी को अंडमान निकोबार की लोकेशन तो पता है? यस सर। बे ऑफ उसकी अच्छा, बंगाल में। हाँ बे ऑफ बंगाल में। तो सभी को पता है कि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? सर पोर्ट अब ब्लेयर के लिए। हाँ जी, पोर्ट ब्लेयर के लिए। पोर्ट ब्लेयर के लिए। देखो अंडमान निकोबार इंपॉर्टेंट इस वजह से है, एक बार देखना जरा, मैप दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे बताना जरा अंडमान निकोबार कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? पोर्ट ये ब्लेयर दिख सामने। रहा है? पोर्ट Yes, ब्लेयर sir. दिख रहा है? अब देखो पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखना, ये एक एरिया आपको देखने को मिलेगा कुआलालंपुर। यस सर। ठीक है ना, कुआलालंपुर और साथ में एक आपको यहाँ पे एक और आइलैंड देखने को मिलेगा, ये वाला दूसरा वाला कौन सा आइलैंड है, जकार्ता आइलैंड वाला जो है। इनके बीच में से आपको देखने को मिलेगी कि एक छोटी सी ना स्ट्रेट पास हो रही है सिंगापुर के पास में से, ये वाली स्ट्रेट दिख रही है सभी को? Yes. अब ये स्टेट क्या है? ये है स्टेट ऑफ मलक्का। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बैठ जाता है कि स्टेट ऑफ मलक्का जरूरी क्यों है, या फिर ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास अंडमान सी या फिर अंडमान आइलैंड पाया जाता है। तो स्टेट ऑफ मलक्का एक ऐसी स्टेट है जहां से कि, अब आप इसका ओरिजिन देखना, मतलब इसका इंपॉर्टेंस देखना। चाइना आप लोगों को दिख रहा है, हांगकांग दिख रहा है सभी को? यस सर। अब ये हांगकांग और आसपास के एरियाज वाले आपके पास सारे के सारे एरियाज हो गए चाइना के। ठीक है, अब चाइना, ये शंघाई यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। शंघाई से चाइना निकल के अगर उसने कोई भी ट्रेड करना होता है तो वो इस मलक्का स्टेट के थ्रू पास होता है। ये रीजन है कि क्यों हमारे लिए, इंडिया के लिए अंडमान और अपना अंडमान आइलैंड्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान आइलैंड्स का जो ये लास्ट वाला हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड के बिल्कुल पास में से जितनी भी कैरियर शिप्स हैं वो सारी की सारी निकलती हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो अंडमान निकोबार है वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि ये वो वाली जगह है जहां से इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर दुनिया जहां का ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एरिया को, ऐसे अंडमान जैसे एरियाज को अगर हमें रेगुलेट करना है या फिर यहाँ तक अपनी रीच बढ़ानी है, और क्योंकि ये एक ओशन में पाया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम यहाँ पे सी प्लेन चलाना शुरू कर देते हैं अंडमान निकोबार में। अब सी प्लेन क्यों चला रहे हैं? क्योंकि अंडमान निकोबार बेसिकली एक ट्राइबल एरिया है, वहां पे एयर स्ट्रिप बनानी या कुछ बड़े कैरियर प्लेन्स के लिए कुछ जगह बनानी थोड़ी मुश्किल है।
इस वजह से हम इन लोगों ने यहाँ पे सी प्लेन्स की प्रावधान करना शुरू कर दिया। तो हमारे जो सी प्लेन है वो आज के टाइम पे कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? अंडमान निकोबार मिलेगा, लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा, गोवा में देखने को मिलेगा, आसाम को में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन सभी एरियाज में आपको ये वाले सारे सी प्लेन्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर कोई आंसर देना चाहे तो बताना जरा, अंडमान के पास कौन सा सी प्रेजेंट है? सर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप में कौन सा प्रेजेंट है? अरेबियन सी। अरेबियन। अरेबियन सी। गोवा में क्या है प्रेजेंट? अरेबियन सी है उसके पास भी। उसके पास भी अरेबियन आ गया। आसाम, आसाम के आसपास की कोई नदी पता है किसी को? ब्रह्मपुत्र। शाबाश, ब्रह्मपुत्र आ गई। आंध्र प्रदेश के पास? सर बे ऑफ बंगाल। और आंध्र प्रदेश के पास कोई ऐसी मेजर रिवर किसी को याद आ रही हो? गोदावरी सर। हम्म, नहीं नहीं, गोदावरी नहीं। ट्राई करो ट्राई करो। आंध्र प्रदेश के पास कौन सी रिवर फ्लो करती है? किसी ने, अच्छा किसी ने पेना रिवर का नाम सुना है? हाँ जी, गोदावरी तो है, पेना रिवर सुना है किसी ने? चलो एक और अपना गोदावरी। अच्छा, आप लोगों ने गोदावरी का एग्जाम दिया था तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेना कि आंध्र प्रदेश के अंदर दो मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं आपकी। एक तो होगी गोदावरी और दूसरी होगी कृष्णा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? ये तो सभी को पता होगा, इजी सवाल है। सतलुज सर। हाँ जी, सतलुज। सतलुज। यस सर। हिमाचल प्रदेश में से। सतलुज की सर गंगा। एक मिनट, ये फोन फोन कोई साइलेंट कर लेगा अपना? वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, तो यहाँ से बहुत बढ़िया, इसी का वेट हो रहा था। हिमाचल प्रदेश की जो मेजर रिवर है वो है चेनाब। भाई सतलुज जो सतलुज रिवर है ना, वो आपकी जम्मू से जाती है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, जम्मू से वो पाकिस्तान की तरफ जाती है और जम्मू पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके उसकी बाइफरकेशन हो जाती है। और उसी बाइफरकेशन में से एक रिवर निकल के आती है, वो है चेनाब। तो ये चेनाब आपकी कश्मीर वैली से हिमाचल प्रदेश की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी प्लेन ऑपरेशन गवर्नमेंट ने शुरू किया था, तो गवर्नमेंट ने बहुत देख के कि कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं। अब क्योंकि सी प्लेन अगर ऑपरेशन न्यूज में आता है तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं इनकी रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सी प्लेन को लैंड करने के लिए कहीं पे वाटर की जरूरत है। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद रखनी है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गोवा के पास अरेबियन सी, असम के पास ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और दूसरा हो गया चेनाब। ठीक है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह क्या गवर्नमेंट ने दी है सी प्लेन ऑपरेशन के लिए, एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जिसके पास ये वाली पीडीएफ नहीं है, जरा वो एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान दें, और जिसके पास पीडीएफ है वो अपने अपने नोट्स के अंदर उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गाइडलाइन के अंदर क्या सेट किया है? सबसे पहले तो कुछ नॉर्म्स वगैरह थे सी प्लेन, मतलब ये समुद्री जहाज उड़ाने के लिए काफी सारे नॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखे थे। उन सभी नॉर्म्स को गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया। मतलब अगर पहले के टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको 10-12 लाइसेंस लेने पड़ेंगे सी प्लेन ऑपरेशन चलाने के लिए, तो अब उन 10-12 को हटा के उसको 5 तक ले आएंगे। तो पहला पॉइंट बन जाता है कि नॉर्म्स को गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया। पहला पॉइंट, नॉर्म्स को रिलैक्स करने का इनका रीजन क्या था कि ज्यादा से ज्यादा सी प्लेन ऑपरेशंस चलने शुरू हो जाएं। ठीक है,
सेकंड गाइडलाइन क्या है, या फिर सेकंड ऐसा अपना चेंजेस क्या लेकर आए हैं ये लोग, इन्होंने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। किससे प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है? सेफ्टी और हाँ जी बोलिए। सिक्योरिटी। हाँ, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है, और साथ ही साथ इन्होंने आउटलाइन, मतलब साथ साथ इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी डिफाइन करी हैं बहुत सारे अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, अच्छा कोई बता सकता है कि स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होगा? स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होगा? कोई ऐसा कुछ? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि जो गवर्निंग बॉडी है, जैसे कि एविएशन मिनिस्ट्री होगी, जो गवर्निंग बॉडी होगी उसके बंदे, जो लाइसेंस ले रहा है वो वाला बंदा, जो वाटर को मैनेजमेंट कर रही है, वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, वो सारी बंदी। तो ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है, उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली स्टेक होल्डर कहला जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की क्लास की अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इस क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में बैठे होंगे जहाँ पे आप लोगों को कनेक्टिविटी हो रही है, कई बच्चे घर पे होंगे। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन हो जाएंगे? मैं, आप लोग, स्कूल वाले, घर वाले, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ इन्वॉल्व है। तो उसके बाद ये तो हो गया, इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा फोकस करना शुरू किया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि इन्होंने वाटर डोम लाइसेंस के ऊपर कंप्लायंस जो थी पहले, वो कम कर दी है। अब वाटर डोम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ओके, वाटर डोम लाइसेंस का मतलब क्या होता है? वाटर डोम लाइसेंस बेसिकली एक इस तरह का लाइसेंस है जो कि आपको किसी भी सी प्लेन वगैरह बंदे को उड़ाने के लिए जो चाहिए होता है। मतलब बेसिकली ये एक वाटर लाइसेंस की तरह कह सकते हैं हम। हमें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, उसी तरीके से पानी के ऊपर शिप वगैरह या प्लेन वगैरह कुछ भी चलाने के लिए हमें एक वाटर लाइसेंस चाहिए होता है, उसे हम कह देते हैं वाटर डोम लाइसेंस। अब इस लाइसेंस के अंदर अलग अलग चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं, मतलब उसके अंदर किस तरीके से आप चीजों को, वाटर को यूज करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, या फिर उसको स्टोर करोगे। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो वाटर डोम लाइसेंस के अंदर ही आती है। तो उन सभी को लेके जितने भी कंप्लायंसेस वगैरह थे वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितने भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा था गवर्नमेंट के टाइम, जो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, तो वो बेसिकली अब उन्हें कोई अलग से सी प्लेन के लिए कोई अलग से लाइसेंस या फिर कोई रेटिंग लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करो और आप सी प्लेन चलाने के लिए वो हो जाते हैं, बेसिकली क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इन्होंने गाइडलाइंस वगैरह को कम करने की कोशिश करी है। रिवाइज रेगुलेशंस वगैरह है, अप्रूवल का टाइम बहुत जल्दी हो गया। पहले के टाइम पे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अगर देखते हैं, आज के टाइम पे कहीं की जगहों पे महीना लगा देते हैं, कहीं की जगहों पे 4-5 दिन में बन गया। तो वही चीज, सेम चीज इन लोगों ने सी प्लेन के साथ करना शुरू किया कि लाइसेंस वगैरह अप्रूवल हो गया, बाय करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उन सभी को इन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी और कम करने की कोशिश करी। ये सब चीजें, अच्छा, को बताएगा कि ये सब चीजें इन्होंने कम करने की कोशिश क्यों करी है? हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि क्या रीजन रहा है ये सी प्लेन वगैरह ऑपरेशन चलाने, गवर्नमेंट ने को बताएगा एक बारी? सर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे जो चाइना की ट्रेड वगैरह होती है उस अपनी मतलब कनेक्टिविटी इंडिया की वहाँ पे रखने के लिए ये शुरू किया गया है। तो बेसिक, हाँ बिल्कुल सही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे बहुत इजीली एयर कनेक्टिविटी नहीं हमें प्रोवाइड करी जा रही है, वहां पे गवर्नमेंट ने एयरप्लेन्स के थ्रू कनेक्टिविटी पहुंचानी शुरू कर दी है। अब क्योंकि ये एक उड़ान
क्योंकि ये एक उड़ान स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू ये शुरू किया है, अपना उड़ान स्कीम के थ्रू शुरू किया है, फार फ्लंग एरियाज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। सारी ना खाई, बीमार ना हो जी खा के। बड्डी है चॉकलेट। भाई क्या ये माइक किसका चल रहा है, ये बोल रहा है बंदा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आगे के जो थोड़े बहुत जो करंट अफेयर्स हैं वो छोटे छोटे से हैं। जैसे कि एक बहुत ही नॉर्मल, ये तो बहुत ही इजी सा सवाल आ गया है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज लॉन्च किया है अपने बजट के अंदर, 2024-25 के बजट के अंदर एक नया पैकेज बेसिकली गवर्नमेंट ने दिया है आज नेशन के टॉप 500 एंटरप्राइजेस को, कि ये लोग बच्चों को इंटर्नशिप देंगे, डायरेक्ट इंटर्नशिप ये लोग बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। अभी इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का जरूरत क्या है, आप सभी लोगों ने सुना होगा आजकल इंडिया स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। सुना है किसी ने स्किल डेवलपमेंट के बारे में? यस सर। तो गवर्नमेंट आज के टाइम Yes, sir. स्किल डेवलपमेंट में बहुत फोकस कर रही है, और उसका मिशन क्या रहा है इस बजट के अंदर, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एक ऐसा मिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसके अंदर कि हम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें और स्किलिंग भी प्रोवाइड करें। बेसिकली दो चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक स्किल्स। अब ये एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक अलग से बजट तैयार किया है, जिसके अंदर उन्होंने कितना पैसा रखा हुआ है, 2 लाख करोड़। ठीक है, अब जो ये इनिशिएटिव है ये काम किस तरीके से करेगा, ये सोचने की बात है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी हूँ, आप सभी लोग एक गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो आप लोग मेरे पास आते हो और आप लोगों ने कहा कि ऐसे करके हमने बच्चों की स्किल्स को इंक्रीज करना है, और स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सपर्टीज है, आप लोगों के पास एक्सपर्टीज है, आप लोगों के पास अलग अलग डोमेन से एक्सपर्ट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी नए बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो आप लोगों की आपकी कंपनी में आके कुछ टाइम के लिए काम करें, वहां से नई नई स्किल्स सीखें, और अगर उनकी स्किल्स आपको अच्छी लगी तो आप उनको आगे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें। तो ये वाला सुझाव लेके बेसिकली गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के पास गई है कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या अलाउंसेस रखे हैं, मतलब क्या पैसा रखा है। अब इंटर्नशिप हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ पेमेंट भी देंगे। तो वो पेमेंट क्या है, 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 पर मंथ एक इंटर्न को दिया जाएगा, और एक वन टाइम अलाउंस होगा। जैसे ही वो बंदा ज्वाइन करेगा तो वन टाइम उसको अलाउंस दिया जाएगा 6,000 रुपए का, ताकि वो अपना रहने सहने का, जैसे किसी नई एरिया में जाता है वहां पे वो उसको एक्सपेंडिचर को यूज कर सके। तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर मिलेगा एक इंटर्न को ज्वाइन करते ही? एक इंटर्न को ज्वाइन करते ही कितना अलाउंस मिलेगा? 5,000. 5,000 पर मंथ। कंबाइंड अलाउंस कितना मिलेगा? 11,000. 11,000 कंबाइंड मिलेगा जैसे वो ज्वाइन करेगा, और उसके बाद पर मंथ अलाउंस मिलेगा 5,000 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसा काम क्यों करेगी। मतलब अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ और आप लोग गवर्नमेंट हो, आप लोग मेरे पास आते हो, आप कहते हो कि हमारे पास बच्चे हैं, मतलब हमारे यहाँ से हर साल 2 लाख बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, तो उन 2 लाख बच्चों में से कुछ बच्चों को आप अपने पास एज अ इंटर्नशिप रखो और उनको 5,000 रुपए पर महीना दो, ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मैं ये सरकार की बात मानूंगा? नो सर। तो सर नहीं मानूंगा। मैं तो यही कहूंगा ना कि मुझे तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, मैं इंटर्न के पास क्या करूंगा, मैं इंटर्न को रख के क्या करूंगा, वो तो मेरा करेगा। तो इस चीज को इरेडिकेट करने के लिए सरकार ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से एक गेम डाली कि आप लोगों को, कंपनी को बोला
कि आप लोगों को कोई उपकार करने की जरूरत नहीं है, रादर आप जो फंडिंग हमें CSR के थ्रू प्रोवाइड करते हो। CSR का मतलब पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता। CSR बेसिकली कॉर्पोरेट CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ ये वाला तो है। अब इसके अंदर होता क्या है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है जिनका टर्नओवर करोड़ में होता है, 100 करोड़ से ऊपर जितना भी टर्नओवर होता है, मतलब बेसिकली वो सारी कंपनी जो MSME में नहीं आती है, उन सभी कंपनीज के ऊपर ना एक वो है, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, या फिर उन सभी कंपनीज को जरूरी बोला हुआ है कि क्योंकि आप लोग ग्रो करने के लिए सोसाइटी को खराब करते हो या डिफोरेस्टेशन कर रहे हो या कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो आप लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा आपको फंड हर साल देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से। उस फंड को ये लोग बोलते हैं CSR। और गवर्नमेंट ने क्लियरली वाली बात मेंशन करी है कि जो ये फंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने बोली कि ठीक है, आप लोग अगर पैसा नहीं देना चाहते तो ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, जो आपकी CSR की जो फंडिंग होती है उस CSR फंडिंग के अंदर से जो पैसा आपको यूज आप लोग हमें देते हो, वही वाला सेम पैसा आप हमारे यूथ को देना शुरू कर दो एज अ इंटर्नशिप। और ये चीज गवर्नमेंट ने बोल के ये वाली स्कीम शुरू करी है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं टोटल बजट जो आउटले किया है गवर्नमेंट ने वो कितना कर रखा है, प्रोजेक्ट जो कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करेगी वो कितना है, 66,000 करोड़। ये जो बजट है ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज के साथ बात करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, बच्चों को उस स्केल तक लेके जाने के लिए, उसके बाद जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बीच में आके चेकिंग करेंगे, उन सभी चीजों के लिए ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला बजट जो है वो रखा गया है। और हर कंपनी को बोला है, हर कंपनी अपने खाते में से हर साल 13 करोड़ रुपए इस CSR फंडिंग के अंदर डालेगी, बेसिकली इन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ भेजने के लिए 13 करोड़ रुपए हर कंपनी यूज करे, कागज। ठीक है जी। ये वाला टॉपिक समझ आ गया था? यस सर। इसमें कोई चीज ऐसी लग रही है जो कि नहीं समझ आई, फिर कुछ अटपटी सी है? हाँ जी, नहीं है कोई, ठीक है। अच्छा ये वाली देखो, जो ये वाला आर्टिकल है, वुमेन और मेन इन इंडिया रिपोर्ट, ये वाले आर्टिकल जो है बेसिकली ये फैक्चुअल पॉइंट्स है इसके अंदर सारे के सारे। तो ये वाले फैक्चुअल पॉइंट्स आप लोगों को एक बार याद करने हैं थोड़ा सा, कि क्या हमारे यहाँ पे कौन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, इस रिपोर्ट के अंदर किस तरह का व्यू या फिर किस तरह की चीजों के बारे में बताया जाता है, पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इंडिया में कितनी है, क्या रेशो चल रही है, कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है, ये सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट्स है, आप लोगों को एक बार गो थ्रू कर लेना है। PDF आप लोगों को मिल जाएगी जिसको नहीं मिली, ठीक है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आता है। आजकल हमने सुन ही रखा है, बहुत ज्यादा चल रहा है न्यूज़पेपर के अंदर भी। आज का न्यूज़पेपर कितने बच्चों ने देखा है? किसी ने देखा आज का न्यूज़पेपर? देखा किसी ने? यस नो बोल दो बस। नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। अच्छा चलो, न्यूज तो देखी होगी। न्यूज के अंदर किसी ने सुना है कि आजकल बहुत फ्लड्स वगैरह आ रही हैं, फ्लडिंग हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आसाम में फ्लड्स हो रहे हैं, अरुणाचल में फ्लड्स हो रहे हैं, ये सभी तो सुना होगा सभी लोगों ने। यस सर। यस सर। तो ये जो Yes, sir. अरुणाचल, अब ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो फ्लड्स आ रहे हैं, इसका रीजन कोई बता सकता है कि क्या रीजन है? या कोई ये बता दे कि फ्लड का रीजन क्या होता है, मतलब क्यों आते हैं फ्लड्स? फ्लड्स का अच्छा मतलब, फ्लड्स का मतलब क्या होता है, होता क्या है बाढ़ के टाइम पे क्या होता है? यार ये तो सभी को पता ही होगा ना, बाढ़ के टाइम पे क्या होता है? सर जब वाटर ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे पानी क्या हो जाती है? एक जगह में, वाटर ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाती है हम्म, किसी न किसी वजह से, और पानी ओवरफ्लो होकर सर अंदर जो
एरिया में ही सिर्फ फैल जाता है पानी। हाँ, बेसिकली वाटर की बिल्कुल सही बोला आपने। बेसिकली वाटर के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी यहाँ वहां फैल जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आनी शुरू होती है। मतलब बेसिकली पूरे एरिया के अंदर पानी ही पानी फैल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि इस तरीके से फ्लड होता है। अब ये फ्लड होने के मतलब कॉज होने के फ्लड के अलग अलग रीजन हैं। आज के टाइम पे अरुणाचल प्रदेश वगैरह वाले एरियाज में, आसाम में, बिहार में हमें देखने को मिलता है कि फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं। अगर हम लेटेस्ट फ्लड की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पे क्या हुआ है किसी को पता हो तो? अगर देखो, अरुणाचल प्रदेश या ऐसी कोई भी सिटी होती है, वहां पे हमेशा याद रखना कि इन सिटीज के अंदर फ्लडिंग जब भी होती है ना, तो उसे हम कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। क्या कहते हैं हम उसे? अर्बन फ्लडिंग। अर्बन सिटीज। हाँ, सिटीज में ये चीज याद रखना कि जब भी स्क्रीन पे देखें सारे, सिटीज में जब भी फ्लडिंग होगी उसको हम उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? अर्बन फ्लडिंग। अब इसे अर्बन फ्लडिंग क्यों कहते हैं? ठीक है, पहला सवाल ये आता है। अर्बन फ्लडिंग के अंदर देखो क्या होता है, आपकी सिटी में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि अभी बच्चे ने कहा था कि ड्रेनेज वगैरह सिस्टम जो है वो चोक हो जाते हैं, तो हमारे सिटी के जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे चोक हो जाते हैं। चोक मतलब रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? ड्यू टू गार्बेज या कोई भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों की वजह से, या प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वाटर की ना वो उसमें से पानी ना फ्लो कर रहा हो, वो पहले ही ओवरफ्लो हो रखा था। इन सब चीजों की वजह से वो चीज ड्रेनेज चौक हो जाती है, जिसकी वजह से पानी भरना शुरू हो जाता है, और ये कॉज करती है अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, अब ये तो हो गया सिटीज का। अब ये तो हो गया सिटीज का सिनेरियो। अगर हम एग्जांपल लें बिहार जैसे एरियाज की या आसाम जैसे एरियाज की, तो यहाँ पे फ्लडिंग क्यों होती है? अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया था कि आसाम में एक रिवर फ्लो करती है। क्या नाम होता है उसका? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। अब देखो, आप लोगों के पास ना, मुझे बताना जरा स्क्रीन पे देखिए, ये आप लोगों के पास एक बाल्टी, ये आप लोगों के पास एक बाल्टी पड़ी है। ठीक है, ये स्टेबल एक फ्लोर के ऊपर रखी हुई है। क्या इसमें से पानी निकलेगा? अब No, sir. नो सर। नो No, sir. सर। नो अब सर। अब अगर इस पानी की बाल्टी को हम इधर से पुश कर देते हैं, और फिर यहाँ से और उल्टे डायरेक्शन में से भी पुश कर देते हैं, एक बार यहाँ से पुश किया, फिर यहाँ से पुश किया, तो ये बेसिक, तो क्या इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा? फिर यस सर। यस सर। Yes, sir. सेम सीन होता है माउंटेनियस रीजन्स के अंदर, जहाँ पे रिवर फ्लो करती है। अब वहां पे क्या होता है? अब जैसे कि आसाम का एग्जांपल ले लेते हैं। आसाम का अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पे देखना आप लोग, ये आपके पास आसाम आ गया। ये आप लोगों को आसाम दिख रहा है? यस सर। आसाम के ऊपर ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिल रही है। यस sir. सर। अब इसका सेम वही एग्जांपल जो हमने अभी यूज किया था बाल्टी के साथ, सेम वही वाला एग्जांपल यहाँ पे लगा के देखो। अब के टाइम पे ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो बहुत इजीली नॉर्मल कंडीशन के अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, एक्सट्रीम अर्थक्वेक आ जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया आप जाना जाता है उन सब चीजों के लिए। अगर यहाँ पे एक्सट्रीम अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या इस रिवर में से पानी आसपास के एरियाज में निकलना शुरू होगा? हाँ जी, अगर ये इस तरीके, एक मिनट, अगर ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, और इस रिवर का जो वाटर का जो लेवल है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर तक, ब्रीच तक भरा पड़ा है। अब अगर अर्थक्वेक हुआ, धरती हिली, तो क्या इसका पानी इस रिवर से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा सर। निकलेगा सर। Yes, sir. निकलेगा। यस अब सर। यस सर।
हाँ, अब ब्रह्मपुत्र जैसी लार्ज रिवर, मेजर रिवर जो ये ब्रह्मपुत्र जैसी जो लार्ज रिवर है, जब इसका पानी इस तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा तो ये बेसिकली क्या कॉज करेगा, तो ये बेसिकली क्या कॉज करेगा? हाँ जी, क्या Flood. कॉज करेगी? तो ये फ्लड्स कॉज करेगा। ठीक है, अब हमने दो तरह के फ्लड्स देख लिए हैं। सबसे पहला तो सिटीज के अंदर अर्बन फ्लडिंग, और दूसरा हमने देख लिया नेचुरल फ्लडिंग ड्यू टू अर्थक्वेक। इसी का ही थर्ड एक और रीजन है फ्लडिंग का, वो क्या है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये वाला, ठीक है। जैसा कि इसके अंदर नाम इसके बारे में बता रहा है, ये कौन से एरिया में होता होगा? हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न साइड पे, जम्मू कश्मीर वाली साइड पे बर्फ है। ऐसी साइड्स में, हाँ ऐसी साइड्स में होता होगा जहाँ पे कि हमें ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट? है ना बात? तो ये बेसिकली ग्लेशियर जितना भी ये वाला जो फ्लडिंग सिस्टम है, ये हमें नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलता है? ज्यादातर एरियाज में हमें कहाँ को देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे देखना, नीचे एरियाज का नाम लिखा हुआ है, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल, जम्मू। इन सभी एरियाज में हमें नॉर्मली ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये वाला जो फिनोमिना है, ये देखने को मिलेगा। अब समझते ये हैं कि यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, ठीक है। ये गंगोत्री जमुनोत्री ग्लेशियर्स के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा। उत्तराखंड Yes, में sir. उत्तराखंड में ये ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, है ना, सभी ने सुना है वाला। अब बेसिकली हुआ क्या? मान लीजिए कि एक डैम है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा डैम है, और ये पूरा डैम मतलब उस वाले एरिया में ही है, उत्तराखंड वाले एरिया में, ये पूरा का पूरा डैम पानी का भरा पड़ा है। लो टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह बिल्डअप होना शुरू हो गया, ठीक है। ग्लेशियर बिल्डअप होना यहाँ पे शुरू हो गया। बट अगर किसी ऐसी नेचुरल रीजन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कुछ कोई भी रीजन ले लो, उसकी वजह से अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर मान लो टेम्परेचर नॉर्मली ग्लेशियर्स वगैरह के अंदर माइनस डिग्रीज में होता है, बट अगर ये वाला टेम्परेचर आपका माइनस से हटके कुछ 1-2 डिग्री पे चला गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। होगा नहीं होगा? Sir, होगा. तो आपका एक ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इस ग्लेशियर के मेल्टिंग होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर आपका उस डैम से निकलेगा, और उस वाटर की वजह से जो बाढ़ वगैरह आएगी, वो बेसिकली हमारा क्या होगा? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ग्लेशियर के टूटने की वजह से, ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से एक लेक बन गई, और वो वाली जो लेक थी वो तेजी से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसकी वजह से क्या आ गए? फ्लड्स आ गए, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से एक दो साल पहले की बात है, उत्तराखंड में सेम इसी तरह का फ्लैश फ्लड आया था। सुना है किसी ने? चमोली डिस्ट्रिक्ट था कोई, ये वाला डिस्ट्रिक्ट था। क्लास के बाद नेट के ऊपर सर्च करना चमोली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड आया था। वो भी सेम इसी ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आया था। ग्लेशियर मेल्ट हुआ, पानी एकदम से स्पेल आउट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ आसपास के एरिया में, और उसकी वजह से फ्लड आना शुरू हो गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला करंट अफेयर्स में टॉपिक आया क्यों है? तो ये आया इस वजह से है क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में, जो एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने की कोशिश करती है,
उस अथॉरिटी ने इन ग्लेशियर्स के ऊपर ना कुछ रीडिंग्स वगैरह या फिर कुछ अलग अलग तरह के रीडिंग्स लेने की एक्सपीडिशन करने की कोशिश करी थी। तो ये लोग 4,500 मीटर के टॉप तक चले गए थे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से अगर ग्लेशियर मेल्ट होके लेक बनने के बाद अगर ये पानी फैलना भी शुरू हो जाए तो हम उसकी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए एक एनडीएमए की एक्सपीडिशन, बेसिकली एक ट्रूप, एक या फिर एक कह लो सोल्जर का टुकड़ा, एक टुकड़ी गई थी उन ग्लेशियर्स के ऊपर चेक करने के लिए। तो ये वाला जो है, जो मिटिगेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 16 टीम भेजी जिनमें से 15 टीम ने अपना काम पूरा किया। अब ये 15 टीम कौन कौन से एरिया में गई थी? 6 टीम गई थी सिक्किम में, 6 टीम गई थी लद्दाख में, 1 गई थी हिमाचल में, 2 गई थी जम्मू में। तो ये सारी की सारी टीम्स गई थी, वहां के लोकल ग्लेशियर्स के ऊपर गई और वहां पे जाके सिर्फ ये समझने की कोशिश करी कि इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का रीजन क्या है, अगर ये मेल्ट होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी क्या होगी फ्लड्स वगैरह, मतलब फ्लड्स वगैरह को कॉज करने की, और अगर इतनी इंटेंसिटी है तो हम इन फ्लड्स को बेसिकली मिटिगेट या फिर हम इन फ्लड्स की वजह से जो हमारा डिस्ट्रक्शन कॉज होगा उसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इन लोगों ने वहां पे एक्सपीडिशन कैरी आउट की थी। कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो याद कर लेना कि हजार्ड वगैरह इनके फ्लड्स की वजह से कितनी अपना विपदा वगैरह होगी, वो सब चीजें। वहां पे ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल कर दिए कि जैसे ही कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि वाटर बनना शुरू हो गया या ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गया, तो हमारे पास उस चीज की पहले से ही प्रायर वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्होंने लगा दिया वहां पे। ठीक है, और इन्होंने लेक लोवरिंग मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। लेक लोवरिंग मेजर्स का मतलब क्या होता है? तो ये बेसिकली एक इस तरह की टेक्निक होती है जो कि पानी के वॉल्यूम को कम कर देती है। ठीक है, अच्छा, पानी के वॉल्यूम को कम करने का मतलब क्या है? अगर आपके पास ये वाला डैम है, एक डैम में इतना पानी है और एक डैम में इतना पानी है, और दोनों डैम्स के अंदर जो पानी है उनका बन गया ग्लेशियर। ठीक है, ये था ए और ये रहा बी। अब मुझे बताओ जरा कि ग्लेशियर ए की वजह से ज्यादा फ्लड कॉज होंगे, ग्लेशियर बी की वजह से ज्यादा फ्लड कॉज होंगे? ग्लेशियर बी। ग्लेशियर ग्लेशियर बी। ग्लेशियर बी की वजह से ज्यादा फ्लड कॉज होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हाँ, अब इन्होंने क्या किया कि अगर मान लीजिए सिक्किम जैसा एरिया है और वहां पे सारे के सारे डैम्स के कंडीशन बी की तरह का है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ग्लेशियर के बिल्कुल बॉटम तक गए और वहां से जो पानी इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पानी प्रेजेंट होगा उस पानी को खत्म करने की या बर्न करने की कोशिश करी, सो दैट उस पानी को खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये मेल्ट भी होगा ग्लेशियर तो इसका पानी डैम के अंदर ही स्टोर रहेगा, बाहर स्पेल आउट नहीं करेगा। तो ये जो फिनोमिना है या जो तरीका है इसको पानी कम कर अपना पानी कम करने की, इसे बोलते हैं लेक लोवरिंग मेजर, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट ने करनी शुरू करी थी। उसके बाद तो ये वाला तो हो गया था हमारा लेक लोवरिंग वाला हो गया। अब थोड़ा सा इसी के बारे में और जान लेते हैं कि ये कॉजेज वगैरह क्या होते हैं, इसके GLOF के कॉजेज वगैरह क्या होते हैं। ये जरा इसका थोड़ा सा इस तरीके से चार्ट बना लेना सारे। ठीक है जी, तो पहला कॉज क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ change in volume of glacier. Change in volume of glacier is the first cause due to which glacier lake outburst floods are caused. दूसरा कॉज क्या है? Changes in the water level of the lake.
हमने ब्रह्मपुत्र वाला एग्जांपल देखा था। अगर अचानक से उस ब्रह्मपुत्र के अंदर हम देख रहे हैं, जो ये ब्रह्मपुत्र है ये बेसिकली कहाँ से निकल के आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र चाइना से निकल के आ रही है। ये वाला एरिया देख रहे हो चाइना, ये वाला पासी घाट, ये वाला पासी घाट से ऊपर की तरफ जा रही है सारा एरिया, और यहाँ पे ऊपर जाके ये आ जाता है चाइना। तो अगर चाइना वहां से अपना पानी छोड़ दे, ज्यादा पानी छोड़ दे, तो ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो हो जाएगी। ओवरफ्लो होने की वजह से जो लेक का वो जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेक का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या वो फ्लड्स कॉज करेगा या नहीं करेगा? आसपास के एरियाज में पानी फैलना शुरू होगा या नहीं होगा? तो इस वजह से वाटर लेवल अगर रिवर्स में चेंज होता है तो भी हमारे यहाँ पे फ्लड्स आने की संभावना बढ़ जाती है। और थर्ड जो कॉज है दैट इज अर्थक्वेक, जो कि हमने अभी अभी रिसेंटली आसाम के एग्जांपल में या वो बाल्टी के एग्जांपल में देखा था कि अगर बाल्टी को शेक करते हैं तो उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाता है। वही सेम चीज हमारे पास यहाँ पे अर्थक्वेक वाले सिनेरियो में होती है। तो तीन कौन से कॉजेस एक बार बताओगे जरा कोई भी कि तीन कॉजेस क्या हैं फ्लड्स कॉज होने के? What are the three Change main in causes volume of to which? glacier, हाँ change जी, in the water level, change in volume of glacier, earthquake, and change in the water level of the lake. अगर वाटर लेवल का लेवल चेंज होता है तो वो किस तरीके से फ्लड कॉज करेगा? बताओ बताओ, अपने आप बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। किस तरीके से कॉज करेगा वो अगर वाटर लेवल चेंज होता है लेक में? सर जैसे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो चाइना से आती है, तो अगर अच्छा, वो चाइना से जो है वो पानी छोड़ देंगे इंडिया की तरफ तो उससे फ्लड कॉज होगा। ये वाला तो आसाम का एग्जांपल हो गया था, बट जो हाँ ये जी। बिहार वगैरह वाले एरियाज में होता है, यहाँ पे तो पानी नॉर्मली नहीं छोड़ती चाइना, फिर भी यहाँ पे फ्लड आ जाता है रिवर के ओवरफ्लो की वजह से। तो वो क्यों आ जाता है? सर जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर जब पिघलते हैं उससे जो पानी का वाटर टेबल है वो वो बढ़ तो जाता बिल्कुल है। सही बात है, हाँ वो तो आपका ग्लेशियर वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन चीज आती है, अगर बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं हम, बिहार के अंदर ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। जो रिवर भी है वो कौन सी रिवर रिवर फ्लो करती है बिहार में से, कोई बता सकता है? मैं चार ऑप्शन देता हूँ, बताना इनमें से कौन सा ठीक है। गंगा, गंडक, सोन और गोमती, इनमें से कौन कौन सी रिवर बिहार से फ्लो करती है? गंडक। गंगा सर। हाँ जी, गंगा। बोलो बोलो बोलो, गंगा और गंडक सर। गंगा, गंडक, सोन। सोन फ्लो करती है सोन नहीं भी है करती? सर, सोन भी है। सोन भी है। और तीसरी कौन सी बोली थी? बागमती। है? बागमती सर। नहीं नहीं, बागमती नहीं, कोसी पता नहीं, चलो जो भी कोसी। बोली। हाँ कोसी। अब देखो बिहार के अंदर ये सारी की सारी लेक्स हैं, ठीक है जी। बिहार एक प्लेन एरिया माना जाता है, मतलब बेसिकली ज्यादा पहाड़ी वगैरह उस हिसाब की पहाड़ियां नहीं है जैसी आसाम में होती हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो कभी भी आप ना फोटो देखना बिहार के अंदर रिवर की, तो बिल्कुल ना ऊपर तक रिवर ऊपर तक भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि रिवर का जो एरिया है वो नीचे को कहीं पे काफी गहरी है, वो बिल्कुल ऊपर तक भरी पड़ी है। अगर यहाँ पे कहीं भी हल्की से ज्यादा बारिश हो गई तो रिवर ओवरफ्लो कर जाएगी। अगर आपने पानी के अंदर अगर आपने गिलास के अंदर पानी डाला हुआ है और बिल्कुल ब्रिम तक भर रखा है, उसमें आप और पानी डालोगे तो वो ओवरफ्लो करेगा ना पानी। तो सेम सीन होता है रिवर सिस्टम के अंदर, कि रिवर सिस्टम भी आपकी ओवरफ्लो करनी शुरू हो जाती है अगर एक्सेस ऑफ रेन वगैरह यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रीजंस आ गए थे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से, और ये इन्होंने जो स्टेप्स वगैरह गवर्नमेंट ने उठाए हैं, मिटिगेशन प्रोग्राम वगैरह जो चलाए हैं, उन सभी के एग्जांपल हैं। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो
यहाँ तक हम आज खत्म करते हैं। पीडीएफ कितने बच्चों को नहीं मिली है, थोड़ा एक मुझे हिंट अगर मिल जाए तो मैं बोल दूंगा सर को। कितने बच्चों को पीडीएफ मिली है? पीडीएफ सभी के पास है? नो सर। नो सर, नो सर। हाँ, तो एक काम करना है, जिस ग्रुप के पास पीडीएफ ये वाले नहीं है उसको अपना चैट बॉक्स के अंदर वो अपना नाम लिख दीजिए। पीडीएफ में अभी क्लास के बाद ही भिजवा देता हूँ आपके पास। ठीक है। Also, sir, I would like to add here, students, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਟ ਦੇ ਨੋਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲਸ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ Okay. ਯੂਰ ਨੋਡਲ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਡਲ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ। ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਵਾਰ। ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂਰ ਨੋਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਡਲਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ them, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, ठीक है, डन फॉर द टुडे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी फिर। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ के आने हैं न्यूज़पेपर से सबसे पहले तो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टाइम हमने लुधियाना में हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स पढ़े थे, तो एक बार वो भी रिवाइज करके आना। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूज़पेपर से टॉपिक उठाएंगे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। ओके सर। ओके सर। Okay. ओके जी, डन, बाय बाय।